A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma. Welcome back to परचम। आज है संडे और आपके वीकली करंट अफेयर्स का टाइम है और इस बार का जो वीकली सेशन है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो हमें 28 ऑफ जुलाई से लेके 3 ऑफ अगस्त का सेशन पूरा डिस्कस करना है। जिन बच्चों ने डेली सीए सेशंस देख रखे होंगे इस पूरे हफ्ते, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिविजन सेशन हो जाएगा। वाई? बिकॉज हम पहले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी थियोरी पॉइंट्स हैं वो भी देखते चलेंगे। सो एक पूरे हफ्ते का रिविजन हो जाने वाला है। जिन बच्चों ने डेली सीए नहीं देखा, डोंट वरी, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस सेशन में आपको कवर मिल जाएंगी। सो आपके लिए यहाँ से एक पूरा जिस्ट आपको मिल जाएगा। दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल सेशन है। नाउ आगे बढ़े उससे पहले पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सो वीकली रिविजन सेशन जो पूरा होता है इसका पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाता है parchamclasses.in। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जाके आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके अलावा मंथली पीडीएफ, बहुत से बच्चे वेट कर रहे होंगे मैम मंथली मैगजीन कब आएगी जुलाई की, तो 7th ऑफ एवरी मंथ तक आती है, सेम इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगी, राइट। ऑलरेडी आपके लिए सवाल ई बुक लॉन्च कर दी गई है जिसमें हर महीने 200+ एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलते हैं। ये भी आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। सीए रफ्तार अगर आपको नहीं पता, ये बहुत ब्यूटीफुल एक आपके लिए ई बुक होती है, क्वार्टरली लाई जाती है, A to Z सारी न्यूज कैटेगरी वाइज हेडलाइन फॉर्मेट में, ठीक है। तो 3-3 महीने का कंपाइलेशन इस ई बुक का आता है। 2 कंपाइलेशंस आ रखे हैं, कहाँ से ले सकते हो? parchamclasses.in से। अगर इन दोनों के सब्सक्रिप्शन चाहिए एनुअल, तो उसके लिए परचम ऐप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स जनवरी टू जून जो भी करंट अफेयर रहे हैं विथ स्टैटिक जीके, अब आपको मंथली सीए से पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने पुराने नहीं पढ़े हैं तो। अब अगर आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है करंट अफेयर की 6 महीने की, तो ये मैगजीन है 6 मंथली मैगजीन, इसको लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी न्यूज़ भी मिल जाएगी, स्टैटिक जीके मिल जाएंगे, कैटेगरी वाइज और अप टू डेट मिल जाएगा। कहाँ से ले सकते हो? वेबसाइट पे भी है, parchamclasses.in पे, ऐप पे भी है। तो ये सारी मैंने करंट अफेयर की जानकारी दे दी। आप कहाँ कहाँ से कैसे तैयारी कर सकते हो। डिटेल थ्योरी के लिए मैगजीन्स हैं, एमसीक्यू के लिए सवाल है, हेडलाइन के लिए रफ्तार है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी और चाहिए तो मंडे टू सैटरडे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी जिनका आंसर आप करते जाइएगा और उसके बाद में हम उसके थ्योरी पॉइंट्स को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आ रहा है, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट कौन सी स्टेटमेंट है? पहली स्टेटमेंट बोलती है इंटरनेशनल टाइगर डे 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। वेल पहला जवाब हमको यही मिल गया, हाँ जी 2010 से हम इंटरनेशनल टाइगर डे मना रहे हैं। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। 54 टाइगर रिजर्व है क्या भारत में? नहीं जी, 55 हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे 28 जुलाई को मनाते हैं क्या? नहीं जी, 29 जुलाई को मनाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर क्या 1977 में शुरू हुआ था? नहीं जी, 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। देखिए 29 जुलाई को आता है इंटरनेशनल टाइगर डे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइगर को कंजर्व करने के लिए और इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए इस दिन को हर साल मनाया जाता है। सबसे पहले 2010 में हमने इसकी शुरुआत की। कब? एक समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। मुझे बता दीजिए कौन से कंट्री में इसको कंडक्ट किया गया था, और उसी साल डिसाइड किया गया था कि इंटरनेशनल टाइगर डे हम हर साल मनाएंगे। अब अगर हम थोड़ा डेटा देखें, जो टाइगर है उसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस, और भारत में जो टाइगर पाया जाता है वो कौन सी सब स्पीशीज है? पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, यानी कि बंगाल टाइगर भारत के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी सब स्पीशीज टाइगर की होती हैं, जैसे इंडो चाइनीज होता है, मलयन होता है, साइबेरियन होता है। कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखें टाइगर का, एंडेंजर्ड है, ठीक है। और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है, आप इसकी ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत कड़ी सजा हो सकती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भारत में कितने टाइगर्स हैं? एवरेज नंबर अगर हम देखें, मिनिमम और मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, एवरेज नंबर रीसेंट डेटा जो है वो है 3682 टाइगर्स। और दुनिया भर में जितने भी टाइगर मिलते हैं उसका करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में देखा जाता है। और ये सब एक बहुत प्रोजेक्ट का नतीजा है जो बहुत अच्छे से चलाया गया भारत में, वो है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। 1972 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया था, उससे भी कंजर्वेशन एफर्ट्स में इजाफा हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर ने तो हेल्प कर ही दी, ठीक है जी।
क्लियर हो गई ये बात। अब हमने एक इंपॉर्टेंट डे कर लिया, तो इस पूरे हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट डेज जो भी हैं वो एक साथ हम देख लेते हैं, ये आपका रिवीजन पॉइंटर हो जाएगा। तो देखिए 28 जुलाई को 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, और हमने थीम यहां पे डाल दी है। जैसे हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, जल्दी से लिख दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, हेपेटाइटिस जो बीमारी है कौन से ऑर्गन को इंपैक्ट करती है डायरेक्टली सबसे ज्यादा। इट्स टाइम फॉर एक्शन इज द थीम। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फिर 29 जुलाई को एक तो हमने इंटरनेशनल टाइगर्स डे देखा, ठीक है, और एक और डे आता है वर्ल्ड ORS डे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी हमारी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, खास तौर पे बच्चों के अंदर डायरिया जब होता है, एक्सट्रीम लूज मोशन होते हैं, अंडर 5 ईयर के जो एज के बच्चे होते हैं उनमें वर्ल्ड में डेथ्स का मेजर रीजन होता है डायरिया, उसमें ORS एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 29 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं इसको। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मैजिक मिक्सचर, मैजिक मिक्सचर ORS को कहा जा रहा है। 30 जुलाई को अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाता है। वैसे आप और मैं, हम लोग आज मना रहे हैं बिकॉज अगस्त के पहले संडे को हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, लेकिन UN के हिसाब से जो 30 जुलाई है उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप आता है। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, यानी लोगों को जो ट्रेड किया जाता है, खरीद के बेच दिया जाता है, उसके अगेंस्ट भी इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, लोगों की खरीद बेच में कोई भी बच्चा नहीं आना चाहिए। सो चाइल्ड रिलेटेड थीम इस बार की रखी गई है। ये अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, और है इंपॉर्टेंट डेज इस वीक के। 31 जुलाई को आता है वर्ल्ड रेंजर डे। रेंजर्स वो होते हैं जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एक्सेट्रा में, और इसमें अपनी जान भी कई बार दे देते हैं। और इस बार की थीम रही 30/30। 30/30 यानी 2030 तक हमें 30 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, जो हमारी डाइवर्सिटी है 30%, उसको बचा के रखना है। देन 1 अगस्त को काफ़ी सारे डेज इंपॉर्टेंट मनाए जाते हैं। WWW डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे। इस दिन WWW की शुरुआत की गई थी। किसने इसको स्टार्ट किया था? हु वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर WWW, जिससे कि हम वेबसाइट्स चलाते हैं, वेब एड्रेस हमारा स्टार्ट होता है। नाम बताइए उस व्यक्ति का। बहुत सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। देन 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी आता है, बिकॉज जितने भी कैंसर दुनिया में होते हैं उनमें सबसे ज्यादा डेथ अगर किसी कैंसर से होती है तो लंग कैंसर से होती है। थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। फिर मुस्लिम विमेन्स राइट डे भी 1 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ट्रिपल तलाक को खारिज कर दिया गया था कि भाई आप ट्रिपल तलाक के जरिए डिवोर्स नहीं कर सकते हो मुस्लिम फीमेल्स को। सो मुस्लिम विमेन्स राइट डे भी भारत के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। और फिर एक वीक भी हम ऑब्जर्व करते हैं 1 से 7 अगस्त, यानी जो पहला हफ्ता है अगस्त का, उसको वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पे भी मनाते हैं। जो मदर्स हैं, यंग मदर्स हैं, जिनके छोटे छोटे बेबीज हैं और वो ब्रेस्ट फीड करती हैं, तो उनको भी क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, हर जगह उनको सपोर्ट मिले, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड उनको जगह मिले, उनको वो एनवायरनमेंट मिले, उनको टैबू फील ना करवाया जाए कि अगर आप सोशल प्लेसेस में ब्रेस्ट फीड कर रहे हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने एक बार क्रक्स में देख लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, आंसर करना शुरू कीजिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पैनल फॉर रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन अर्बन लोकल बॉडीज बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है, उन्होंने जो अर्बन लोकल बॉडीज या रूरल लोकल बॉडीज हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम जो होते हैं, बिल्कुल ग्रास रूट पे जो गवर्नेंस होती है, उनके अंदर ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया, एक पैनल का गठन किया। उस पैनल के हेड के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बताइए कौन व्यक्ति हैं जिनको अपॉइंट किया गया? जस्टिस रिटायर्ड जनक राज कोटवाल जी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सो जम्मू एंड कश्मीर ने अपॉइंट किया है जस्टिस जो कि रिटायर हो चुके हैं जनक राज कोटवाल जी को एज द हेड ऑफ द पैनल। वो पैनल क्या करेगा? कितना रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाए, अदर बैकवर्ड क्लास को दिया जाए, कास्ट को, लोकल बॉडीज में। अब ओबीसी की जो ये कास्ट या क्लास है, ये पहले डिफाइन नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 2023 के अंदर वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस
जिसको सोशल कास्ट कहा जाता था, उसका नाम बदल के ओबीसी किया गया। और अभी फरवरी 2024 के अंदर ही ये डिसाइड किया गया कि रिजर्वेशन दिया जाएगा इनको लोकल बॉडीज के अंदर। फिर इसके लिए पैनल बनाया गया और उसके हेड अपॉइंट किए गए हैं कोतवाल जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। लाइव चैट में जुड़े हुए हो अगर तो जल्दी जल्दी लाइव चैट के अंदर आंसर करेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द मेमोयर ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये जो मेमोयर है यानी अपनी यादों से लिखी हुई किताब है, किसने लिखी है? सुदीप्ता सेन गुप्ता ने लिखी है। और ये कौन है? ये माउंटेनियर भी हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एसी ऑन कर दूं। ये माउंटेनियर भी हैं और जो हमारा एक्सपेडिशन गया था एंटार्क्टिका के अंदर, थर्ड एक्सपेडिशन भारत का, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो किताब का नाम ध्यान रखेंगे, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, पत्थर भी तोड़ो और रुकावटें भी तोड़ो। और किसने लिखी है? सुदीप्ता सेन गुप्ता जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प सेट issued by postage stamp set issued by Lao PDR featuring Shri Ram Lala and Lord Buddha? सो एक देश है जिसे हम लाओस कहते हैं, या लाओ PDR उसका प्रॉपर ऑफिशियल नेम जो होता है ना वो है PDR। सो इन्होंने पोस्टेज स्टैम्प का एक सेट रिलीज किया हाल ही में, जिसके ऊपर हमारे जो अयोध्या के रामलला हैं उनका स्टैम्प है, और दुनिया भर में पहला ऐसा कंट्री जिसने रामलला की मूर्ति की पिक्चर लेते हुए एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है उस पोस्टेज स्टैम्प की थीम क्या है, जिसके ऊपर एक पोस्टेज स्टैम्प जिस पे रामलला की फोटो और एक है जिस पे लॉर्ड बुद्धा की फोटो है। थीम क्या है भाई इनकी? सो थीम है सेलिब्रेटिंग शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ लाओ PDR एंड इंडिया। बिकॉज राम है या रामायण है जो भारत को और लाओस को जोड़ती है, बिकॉज दोनों जगह रामायण को माना जाता है। हम रामायण बोलते हैं, वहां इसे रामकायन बोलते हैं, अभी हम देखेंगे। सो लाओस ने इशू किया है वर्ल्ड का पहला स्टैंप जिसमें श्री राम लला अयोध्या के जो मूर्ति है उसको डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, और इसका अनवील, इस स्टैम्प को रिलीज किसने किया? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, जयशंकर जी ने किया है। लाओ PDR जो ऑफिशियल नेम है लाओस का, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसके अंदर दो सेट, मतलब दो अलग अलग स्टैंप है जिनका सेट रिलीज हुआ है। एक में तो रामलला है और दूसरे में लॉर्ड बुद्धा है लुआंग के। अब जो मैं आपको बता रही थी ना कि लाओस में भी रामायण का एग्जिस्टेंस कैसे है, रामकायन के नाम से, और जब भी कोई बड़े ओकेजन्स होते हैं तो रामायण का मंचन यहाँ पे भी किया जाता है, राइट। और इसीलिए इस बार की थीम इन्होंने जो रखी है वो ये रखी है। इंडियन एम्बेसडर टू लाओस कौन है? प्रशांत अग्रवाल जी हैं। और लाओस अगर आप देखोगे ये साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया साइड की आपको कंट्री दिखेगी, और ये लाओस है। यहाँ म्यांमार आ गया और यहाँ पे इंडिया आ जाता है। सो हमारा पड़ोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट बी हेल्ड? अभी अगस्त एंड सितंबर के अंदर ही हमारे भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट होने जा रहा है। यानी स्पीड रेसिंग कार जो होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उसमें नाइट सर्किट यानी रात में भी वो रेसिंग होगी। और कहाँ पे पहली बार इस तरह से नाइट इवेंट भारत होस्ट करेगा? कौन सी सिटी है? आंसर है चेन्नई। चेन्नई होस्ट करेगा। एंड इंडियन रेसिंग फेस्टिवल जो कि अगस्त 30 से सितंबर 1 होगा, उसमें नाइट रेसिंग इवेंट जो है वो चेन्नई के पास में होस्ट होने वाला है। Who is the first woman to hold the position of Director General of Medical Services Army in Indian Army's Medical Services? इंडियन आर्मी के मेडिकल सर्विसेज में पहली भारतीय डायरेक्टर जनरल की पोजीशन पे कौन आए हैं? किनको नियुक्त किया गया है? देखिए और जवाब दीजिए। यानी कि भारतीय सेना की चिकित्सा सेवाओं में महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी बनी है। ओके, फर्स्ट वुमन to be holding the position of Director General of Medical Services in Indian Army, और 1 अगस्त से ही इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। Then who took charge as the chairperson of UPSC? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन नए कौन नियुक्त किए गए हैं? कोई महिला या पुरुष हैं? किनको नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रीति सुदान जी को किया गया है। प्रीति सुदान हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू यूपीएससी चेयरपर्सन, और अप्रैल 2025 तक ये कार्यभार संभालेंगी। वैसे यूपीएससी का चेयरपर्सन 6 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, या फिर जब तक 65 इयर्स उनके पूरे नहीं हो जाते एज के, दोनों में से जो भी अर्ली आ जाएगा। तो ये 65 इयर्स की टर्न हो जाएंगी अगले साल, इसलिए इनका अपॉइंटमेंट तब तक के लिए रहेगा। ठीक है, और इनसे पहले मनोज सोनी जी थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोजीशन से पर्सनल रीजन देते हुए। अब देखिए
चलो मुझे बता दो कि हमने देखा यूपीएससी के अंदर जो चेयरपर्सन है, अभी अभी हमने देखा ना कि वो कितने इयर्स के लिए अपॉइंट होता है, 6 इयर्स के लिए अपॉइंट होगा या फिर 65 इयर्स के लिए अपॉइंट होगा। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के तहत लिखा हुआ है? विच आर्टिकल स्टेट्स दिस? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस के यूपीएससी का एक चेयरपर्सन होगा और उसका अपॉइंटमेंट 6 साल के लिए या 65 इयर्स के लिए होगा, और अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है तो 6 साल के लिए या जब तक 62 इयर्स की एज अटेन नहीं कर लेता तब तक के लिए अपॉइंट होगा। कौन सा आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये बात कहता है? आप वो मुझे लिख के बताओगे। साथ ही साथ कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट जो इस पूरे हफ्ते में रहे। सबसे पहले देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के, कौन? कुंद्रू, याद है मैंने कहा था कुंदू नॉट कुंद्रू, कुंदू जी हैं, रविंद्र कुमार कुंदू, वो बने हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के नए एमडी। देन डीजीपी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो डीजीपी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कौन बने? मैंने कहा था कोई आप पे अंडा फेंकेगा तो आप क्या करोगे? ढाल तो सामने लाओगे ना, अंडा थोड़ी खा लोगे, ढाल लाओगे, तो ढालीवाल जी, HS ढालीवाल, राइट। देन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ढालीवाल जी बने। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यमन, एक व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया हैं और उनको एडिशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यमन, और क्या नाम है उनका? सुहेल एजाज खान है। देन सिडबी के CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मनोज मित्तल जी बने हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टील मिनिस्ट्री, स्टील मंत्रालय के सेक्रेटरी या सचिव, ये ऑलरेडी MSME के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी हैं, पर अभी इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है बिकॉज सुपर एन्युएशन हो गया इस पोजीशन पे, जो व्यक्ति थे ना वो रिटायर हो चुके हैं। तो एडिशनल चार्ज सेक्रेटरी ऑफ स्टील मिनिस्ट्री का किसके पास गया है? चंद्रलाल दास जी के पास गया है। एंड फाइनली मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाउसिंग बैंक के कौन बने हैं? संजय शुक्ला जी बने हैं। तो ये कुछ और इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे। क्लियर है यहां तक? चलिए जी, अगला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कीजिएगा। विच नेशन विल होस्ट एशिया कप इन 2025? कौन से एशिया कप की बात कर रहे हैं हम? क्रिकेट की बात हो रही है जी। सो क्रिकेट एशिया कप 2025 कौन होस्ट करेगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इंडिया होस्ट करेगी इसको। सो सी विल बी द राइट आंसर। इंडिया टू होस्ट मेंस एशिया कप क्रिकेट कप 2025, और ये T20 फॉर्मेट के अंदर होगा। ठीक है, तो एशिया कप जो है वो T20 फॉर्मेट में भी हो सकता है, ODI फॉर्मेट में भी हो सकता है, T20 फॉर्मेट में होगा। और देखिए T20 वर्ल्ड कप अगला जो है वो 2026 में होगा, क्योंकि 2 साल में एक बार होता है। अभी 2024 में हुआ, अब 2026 में होगा। तो ये जो एशिया कप है T20 फॉर्मेट का, ये प्रीकर्सर होता है, मतलब एक तरह से इससे पहले होता है, उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप होगा। ओके, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप बाइनियल इवेंट है, यानी 2 साल में एक बार होता है। फिर देखिएगा 2027 का एशिया कप, 2025 का एशिया कप इंडिया होस्ट करेगा, 2027 का एशिया कप कौन होस्ट करेगा? बांग्लादेश करेगा, और ये ODI फॉर्मेट के अंदर होगा। ठीक है, और फिर 2027 के अंदर हमारा ODI वर्ल्ड कप या 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा, राइट। और उसको कौन होस्ट करने वाला है? साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाला है। तो समझ में आ गई कहानी? चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अकॉर्डिंग टू कंतर ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट, विच ब्रांड हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप इन होम बिस्किट ब्रांड फॉर 12 कंसेक्यूटिव ईयर्स? लगातार 12 साल इन होम बेस्ट बिस्किट ब्रांड, जो घरों घरों में आपको देखा गया, कैंटर की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड को लगातार 12 वर्षों तक शीर्ष इन होम बिस्किट ब्रांड का दर्जा दिया गया? यानी लोगों ने बार बार उसको खरीदा है और अपने घर लेके गए, लगातार 12 बार ये शीर्ष पे ब्रांड रहा है बिस्किट ब्रांड के अंदर। आंसर क्या होगा? पार्ले होगा। पार्ले जी सबके घरों में मिल जाता है ना? यस, हाँ। सो कंतर की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पार्ले टॉप इन होम बिस्किट ब्रांड के तौर पे लगातार 12 साल से शीर्ष पे। उसी के साथ साथ अगर हम देखें कि इंडिया की मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड्स टॉप 5 कौन सी रही, जिन्होंने सभी जेंडर, सभी सोच के लोग, सभी एज के लोगों को इंक्लूजन दिया है, यानी साथ लेकर के वो ब्रांड चलती है, जब अपनी एड्स करती है, जब अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग करती है, हमारा ब्रांड किन के लिए है? तो सभी के लिए है। तो इस तरह के टॉप 5 ब्रांड्स, मोस्ट इंक्लूजन वाले ब्रांड्स इंडिया में कौन से रहे? गूगल, टाटा मोटर, अमेजॉन, जियो और एप्पल। टॉप पे गूगल रहा। ग्लोबली इसी कंतर की स्टडी के हिसाब से ग्लोबली भी गूगल टॉप पे रहा, फॉलोड बाय अमेजॉन, नाइकी, डव, मैकडॉनल्ड्स एटसेट्रा।
सो गूगल ने इंडिया में भी और ग्लोबली भी टॉप किया है मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड की कैटेगरी में, और पार्ले सबसे ज्यादा बिस्किट एफएमसीजी घरों घरों में 12 साल से भारत में देखा जा रहा है टॉप पे। Then according to RBI report, which industry is reported to be most vulnerable to cyber attacks in India? भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साइबर हमलों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील कौन सा उद्योग है, यानी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें साइबर अटैक होने की सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं एज पर आरबीआई रिपोर्ट? आंसर क्या होगा? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में साइबर अटैक होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और ये आरबीआई की रिपोर्ट का कहना है। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो एवरेज डेटा ब्रीच होता है, दैट इज कोई भी डेटा है और चुरा लिया जाता है, वो कस्टमर के डेटा हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड उनके नंबर्स हो गए, ईमेल्स हो गए, या फिर आपकी कोई इंफॉर्मेशन है उसको ब्रीच किया जा रहा है, तो उसकी लागत देश को कितनी भुगतनी पड़ रही है? $2 मिलियन से भी ऊपर चली गई है ये कॉस्ट देश के लिए 2023 में। $2.18 मिलियन ये कॉस्टिंग देश को बेयर करनी पड़ती है जब किसी भी तरह से डेटा ब्रीच हो जाता है, और भारत का एवरेज डेटा ब्रीच यहां तक तो पहुंच गया है 2023 में। और ये जो डेटा ब्रीच है इसके अंदर जंप देखा गया है 28% का इस कॉस्ट में, यानी जब डेटा ब्रीच होता था पहले 2020 में तो जितनी लागत देश को भुगतनी पड़ती थी, और आज 2023 में जितनी भुगतनी पड़ी उसमें 28% का जंप आ गया, बिकॉज डेटा भी बढ़ गया और इसलिए उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। और डेटा क्यों बढ़ा? बिकॉज हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, हमारा डेटा बढ़ रहा है तो ब्रीच भी ज्यादा हो रहा है, और इंडिया को या देश को उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ रही है। ठीक है जी। और उसमें भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो मोस्ट वल्नरेबल है। सबसे सिक्योर इंडस्ट्री अगर हम देखें कौन सी है? बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि बहुत तरह के हम उसमें सिक्योरिटी फीचर्स लगा देते हैं। रिलेटिवली प्रोटेक्टेड है, 100% तो वो भी नहीं है। और जिस तरह के साइबर अटैक्स या ब्रीच होता है, सबसे कॉमन ब्रीच किस तरह का किया जाता है? फिशिंग अटैक्स होते हैं, यानी आपको कोई मेल या लिंक भेज दिया, आपने उस पर क्लिक किया और फिर हैकिंग वैकिंग हो गई। सो फिशिंग अटैक्स जो होते हैं वो सबसे कॉमन है। 22% जिस भी तरह का ब्रीच हो रहा है वो फिशिंग से हो रहा है, फॉलोड बाय अगर आपके डेटा चुरा लिया, आपके क्रेडेंशियल्स चुरा लिया, यूजर नेम पासवर्ड चुरा लिया, वो सेकंड नंबर पे आता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वैल्यू एज ऑफ March 31, 2024? सो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई ने रिलीज किया था, उसके हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है कि 31 मार्च 2024 तक आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक का मूल्य क्या था? एंड द आंसर वुड बी 445.5. दिस वाज द वैल्यू। सो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ने ये बोला है कि हमारे जो डिजिटल पेमेंट्स हैं या हमारा जो डिजिटल वर्क है उन सब में इजाफा देखा गया है सारे पैरामीटर्स में, मतलब हर जगह हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। 12.6% से ईयर ऑन ईयर राइज हमारे डिजिटल पेमेंट अक्रॉस द कंट्री कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें इसको पिछले साल से मार्च 2023 से, तो जब 395.57 था हमारा आरबीआई डीपीआई यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पे स्कोर, वो बढ़ करके 445.5 पहुंच गया है मार्च 2024 तक। कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हमने देखा? ईयर ऑन ईयर 12.5% डिजिटल मार्केट हमारा हम बढ़ा रहे हैं यूज का। एंड आरबीआई ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है कब से रिलीज कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है 2021 से, दैट इज January 1, 2021 से। और बेस ईयर किसको मानते हैं? यानी कि जब हम बोल रहे हैं 12.6% बढ़ा एटसेट्रा, तो बेस ईयर क्या है? 2018 से हम कंपेयर कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर लगातार कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो अभी 12.6% हमारा डिजिटल जो पेमेंट है अक्रॉस द कंट्री वो बढ़ रहा है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिएगा। विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर डेथ फ्रॉम ओरोपोश वायरस? एक वायरस है जिसका नाम है ओरोपोश वायरस, उससे दुनिया भर में पहली डेथ हुई है। कौन से कंट्री के अंदर देखी गई है? आंसर क्या होगा? ब्राजील के अंदर देखी गई है। साउथ अमेरिकन कंट्री है ब्राजील। ओरोपोश वायरस, तो ब्राजील ने सबसे पहली दुनिया भर की डेथ यहां देखी है। ये ओरोपोश वायरस भी डेंगू जैसे फीचर आपको देता है, बहुत तेज बुखार होगा, आपके प्लेटलेट काउंट गिर जाएंगे, बॉडी में दर्द होगा एटसेट्रा। और ये भी फैलता किससे है? ये मॉस्किटोज से फैलेगा, और इन्फेक्टेड मिजेस होते हैं, छोटे छोटे पानी में के ऊपर उड़ने वाले मच्छर जैसे छोटे मच्छर दिखते हैं, ये सिमिलर डेंगू जैसे इनके भी सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले जो ओरोपोश वायरस है कहाँ देखा गया था, कहाँ खोजा गया था? ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में 1955 में। और बहुत सारे केसेस इसके साउथ अमेरिकन और कैरेबियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखे जाते हैं, लेकिन डेथ अभी तक नहीं हुई थी। पहली डेथ ब्राजील ने एक्सपीरियंस की है। ओके, क्लियर है जी?
Next question coming your way. In which event did Manu Bhaकर and Sarabjot Singh win a bronze medal at Paris Olympics? हमने देखा मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी ने मिलके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया पेरिस ओलंपिक 2024 में। पूछा जा रहा है कौन सा इवेंट था। सो इवेंट कौन सा था? एक मेल एक फीमेल है तो मिक्स्ड तो होगा, और 10 मीटर एयर पिस्टल। सो मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अभी तक, यानी अगर हम जब मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ तो हम पिस्टल कैटेगरी और राइफल कैटेगरी मिलाकर के टोटल 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। एक मनु भाकर जी ने सोलो जीत लिया, एक मनु भाकर और सरबजोत जी ने मिलकर के जीत लिया, और एक तीसरा मेडल और आया है। और वो किसका है? और वो तीसरा मेडल, ये कौन व्यक्ति आपको दिख रहे हैं? ही इज, कहाँ लिख दिया मैंने, यहीं पे, स्वप्निल कुशाले जी, स्वप्निल कुशाले। तो ये 3 हमारे ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं शूटिंग के अंदर। सो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी ने ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता। इससे पहले मनु भाकर पहली भारतीय इंडियन, इससे पहले इन्होंने, मनु भाकर ने ऑलरेडी एक ब्रॉन्ज जीत लिया था, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में ही। और इसकी वजह से ये पहली भारतीय एथलीट बन जाती हैं जिन्होंने 2 मेडल सेम ओलंपिक एडिशन के अंदर जीते हों आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड पीवी संधू जी और हमारे बॉक्सर जो सुशील कुमार हैं, पीवी संधू जो कि बैडमिंटन खेलती हैं, वो भी पहले 2 मेडल जीत चुके, पर वो अलग अलग ओलंपिक्स में जीते थे। इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत के कीर्तिमान बना लिया है। टोटल हमारे पास 3 ओलंपिक शूटिंग मेडल्स आ चुके हैं, और जिसके अंदर जो स्वप्निल कुशाले हैं उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ STI कॉन्क्लेव ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड? क्या कहता है सवाल? स्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान पर STI कॉन्क्लेव का मुख्य विषय क्या है, थीम क्या थी? सो STI कॉन्क्लेव किस चीज के ऊपर कॉन्क्लेव है? ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, यानी हमारे पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम कैसे हमारी लाइफ को सस्टेनेबल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक STI कॉन्क्लेव किया गया, उसकी थीम पूछी जा रही है। ये जो बड़ी सी थीम दिख रही है ना, यही राइट आंसर है, C इज द राइट आंसर। स्ट्रेंथनिंग कॉम्पिटेंसीज इन डिजिटाइजेशन, प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पीपल्स राइट। यानी हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आ रही है, हम उसको और कैसे यूज कर सकते हैं, डिजिटलाइज कर सकते हैं ताकि आगे की पीढ़ी तक पहुंच सके और हमारी लिविंग के अंदर सस्टेनेबिलिटी ला सके। तो अब इससे रिलेटेड न्यूज क्या थी वो थोड़ा समझ लेते हैं। पहला संस्करण यानी फर्स्ट एडिशन ऑफ STI कॉन्क्लेव ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड दिल्ली के अंडर कंडक्ट करवाया गया, ठीक है। और मेन एम क्या था कि भाई यूनेस्को के अंडर में आता है ISTIC यानी इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो यूनेस्को के अंडर में ये जो ISTIC है, इसने CSIR के साथ में मिलके, यानी सेंटर फॉर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ में मिलकर के इस STI कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। STI कॉन्क्लेव का मेन मुद्दा क्या था? हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हम उसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसकी थीम यही रखी गई जो अभी हमने देखी। और इंडिया इस चीज़ में अच्छा है कि हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज हम लेके चलने में अच्छे हैं, तो बाकी जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करे थे कॉन्क्लेव में, वो हमसे सीख सके कि हाउ कैन वी ऑल्सो डू इट। इससे रिलेटेड ये पूरा कॉन्क्लेव था नई दिल्ली के अंदर। चलिए 15th क्वेश्चन कमिंग योर वे, आंसर कीजिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल ऑफ द गिर? कॉल ऑफ द गिर ये पुस्तक किसने लिखी है? मैं गिर पड़ी याद करवाया था डेली जी में, मैं गिर पड़ी, तो पड़ी से क्या याद करवाया था? परिमल नाथवानी, परिमल नाथवानी जी ने लिखी है कॉल ऑफ द गिर। और अरे चलो बाबा, ये गिर का जो एशियाटिक लायन है, इसकी पिक्चर्स हैं इस किताब के अंदर बहुत सारी, और कैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स हम और बढ़ा सकते हैं इसका नंबर बढ़ाने के लिए, इन सब के ऊपर थोड़ी बातचीत की गई है। और परिमल नाथवानी जी जो हैं वो राज्यसभा मेंबर हैं, और PM मोदी जी ने इस किताब की बड़ी सराहना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन वाज यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी जो हैं उनको किस उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? एक तो वो चलिए यूनियन मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा जिसके चलते लाइफ टाइम अचीवमेंट उनको मिला है। उनका कंट्रीब्यूशन था डायबिटोलॉजी, डायबिटीज केयर और रिसर्च में। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेडिकल की दुनिया में डायबिटीज की फील्ड रिसर्च से बहुत
डीपली जुड़े हुए हैं, जिसके चलते इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसने दिया, कहाँ दिया? सो इंटरनेशनल मीट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स हुई चेन्नई के अंदर, जहां ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। और इनका कंपैरिजन बीसी रॉय जी के साथ भी किया गया। बीसी रॉय जी जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं और वो भी मेडिकल फील्ड से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए थे, तो उनसे कंपैरिजन स्ट्राइक करते हुए कहा गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर से डॉक्टर जितेंद्र जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर से लगातार 3 बार यूनियन मिनिस्ट्री में रहने वाले ये पहले व्यक्ति हैं और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी एक्टिव हैं। ये लाइफ टाइम पेट्रन भी हैं हमारी जो डायबिटीज़ रिलेटेड बॉडी है कंट्री की लार्जेस्ट, उसके। इन्होंने किताब भी लिखी है डायबिटीज़ मेड ईजी। इन्होंने काम किया स्ट्रेस डायबिटीज़ जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स ने फेस की जब वो माइग्रेट करके आए, और उसको WHO ने अक्लेम भी किया। देन इन्होंने काम किया गाइडलाइन बनाने में फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी में डायबिटीज को कैसे मैनेज करें, और इन गाइडलाइन को WHO ने अप्रूवल भी दिया। सो इनके कामों को वर्ल्ड लेवल पे अक्लेम किया गया है डायबिटीज से रिलेटेड। चलिए 17 क्वेश्चन आ रहा है। हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जब हमने अभी अपॉइंटमेंट रिवाइज किए थे तो भी मैंने करवाया। जल्दी बताओ SIDBI के CMD कौन बने हैं? मनोज मित्तल जी बने हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन विमेन्स T20 एशिया कप 2024? महिलाओं का T20 एशिया कप 2024 हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ। किसने जीता पूछा जा रहा है, तो होस्ट ने ही इस बार जीत लिया है जी, श्रीलंका ने जीता है। किसको हराया? भारत को हराया है। श्रीलंका ने अपना मेडन विमेन एशिया का फाइनल जीता है भारत को हरा करके, और ये 9th एडिशन था। इस 9th एडिशन यानी अभी तक 9 एशिया कप हुए हैं और उसमें से 7 बार भारत ही जीता है, 1 बार बांग्लादेश जीता है, ठीक है, और पहली बार श्रीलंका ने इसमें जीत हासिल की है। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? चामारी अतापट्टू को मिला। चलिए नेक्स्ट, Who has been conferred with V वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड फॉर 2024? वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए वी वेंकैया अवार्ड है और वी से ही नाम है जीतने वाले व्यक्ति का भी, डॉक्टर वी वेदाचलम। डॉक्टर वी वेदाचलम। एपिग्राफी क्या होती है? जो पुरानी लिखाई होती है ना, यानी जब आप देखते हैं एंशिएंट टाइम में कोई शिलालेख मिल गया, पत्थर मिल गए, कोई पुस्तकें मिल गई और उनके ऊपर कोई अजीब सी लिखाई है जो समझ नहीं आ रही, फिर उसको डिकोड करना, उसको समझना, इस सब की स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है। सो वी वेदाचलम जी को वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। और वी वेंकैया जी भारत के पहले इंडियन चीफ एपिग्राफिस्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, 20th क्वेश्चन है, यानी हम मिडवे तो पहुंच चुके हैं, बिकॉज पूरे हफ्ते से मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले गए हैं ताकि सारी न्यूज का निचोड़ आपको मिल जाए। सो विच स्पोर्ट इज अश्विनी पोनप्पा एसोसिएटेड विथ? अश्विनी पोनप्पा कौन से स्पोर्ट्स या खेल से जुड़ी हुई हैं? आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। बिल्कुल, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट घोषित किया है। लास्ट ओलंपिक्स था इनका इस बार जो इन्होंने जिसमें पार्टिसिपेट किया था। सो अब अगर हम पोनप्पा जी के बारे में देखें, इनकी जो बैडमिंटन की जर्नी थी 2001 से शुरू हुई, और मेनली इनकी एक बहुत जोड़ी है जो पॉपुलर रही, और वो थी ज्वाला गुट्टा के साथ में। ज्वाला गुट्टा के साथ इन्होंने 2017 तक खेला है और काफ़ी सारे कीर्तिमान या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, जैसे कि गोल्ड मेडल लेकर के आए ये 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में। देन 2011 में अश्विनी और ज्वाला ने हिस्ट्री लिखी थी, बिकॉज पहली इंडियन पेयर थी जिन्होंने एक मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। ओके और इन्होंने 2 ओलंपिक्स में भी साथ में पार्टिसिपेट किया है, मेडल हासिल नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मेघालय? सो इस वीक बहुत सारे जगहों पे गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। हाँ मुझे याद है, मुझे CM और गवर्नर आपको निमोनिक से याद करवाने, बिल्कुल इस वीक आपको मिल जाएंगे। सो गवर्नर ऑफ मेघालय किसको अपॉइंट किया गया है? आंसर क्या होगा? CH विजय शंकर। ऐसे करते ना, मेघ आए पर बरसे नहीं फिर चले गए, वो था ना, घनन घनन घन घेरे आए बदर, याद है वो मूवी? कौन सी थी? लगान। तो उसमें बादल आए, सब खुश हुए, बादल चले गए, तो सब क्या करते? च च च के बस बादल मेघ आते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। तो CH से याद रख लीजिएगा, CH और मेघ। CH विजय शंकर जी मेघालय के नए गवर्नर बने हैं। और उसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत सारे और गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। राजस्थान को मिले हरिभाऊ किशन राव बागले जी। तो हम रेगिस्तान में भाग रहे हैं, या तो बागड़े नहीं है, बागड़े जी। तो हम या तो भाग रहे हैं रेगिस्तान में, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है ना, थार डेजर्ट, या फिर आप बैग ले लो, आप बैग के अंदर डेजर्ट की सैंड फिल कर रहे हो। देन तेलंगाना में जिष्णुदेव वर्मा।
तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा। जिश ने तेल लगाया है, साइड में जाके बैठ जाओ, बहुत तेल की महक आ रही है, जिश ने तेल लगाया है, ऐसे कर सकते हैं। सिक्किम को मिले हैं ओम प्रकाश माथुर जी, ओम भगवान की पूजा करके आप दान पेटी में सिक्का डाल रहे हो। देन झारखंड को मिले हैं संतोष कुमार, गैंग वॉर, गैंग की वॉर चल रही है और लोग झाड़ियों में गिर रहे हैं, कोई यहाँ झाड़ी में गिर रहा है। छोटे छोटे हिंट दे रही हूँ, पकड़ते जाइएगा, याद करना बहुत सिंपल होगा। छत्तीसगढ़ में रमन देका जी आए हैं, टॉप रेमन खरीदने गए हो आप नूडल, कितने रुपए का मिला है? 36 का, छत्तीसगढ़ के हो गए। मेघालय हमने देखा ही, मेघ आए नहीं आए, चले गए। देन महाराष्ट्र सीपी राधाकृष्णन जी, ये पहले भी गवर्नर थे तो याद करना सिंपल है। पंजाब के गुलाबचंद कटारिया जी। असम को मिले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, और साथ ही साथ इनको एडिशनल चार्ज अभी मणिपुर का भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के बने हैं के कैलाशनाथन, कैलाश पर्वत पे बैठ के ठंडी ठंडी पुडिंग खा रहे हो। तो ये सारे छोटे छोटे हिंट हैं जिनसे आप गवर्नर्स याद रख सकते हो, बाकी मैं एक्सक्लूसिव वीडियो ले आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। वेयर विल 26th विंटर ओलंपिक गेम्स इन 2030 बी हेल्ड? अभी चल रहे हैं समर ओलंपिक्स 2024, अगले समर ओलंपिक्स कब होंगे? 2028 में होंगे। फिर विंटर ओलंपिक होंगे आपके यहाँ पे 2030 में और यहाँ पे 2026 में। इस तरह से पूरी कहानी चल रही है हर 2-2 साल के अंदर, ठीक है। सो अभी समर ओलंपिक्स पेरिस में हो रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है 26th एडिशन विंटर ओलंपिक का 2030 में कहाँ होगा? सो आंसर क्या होगा? फ्रांस में होगा, फ्रेंच एल्प्स, जो वहाँ के पहाड़ हैं, बर्फ होती है जहाँ पे, वहाँ ये खेले जाएंगे। सो फ्रेंच एल्प होस्ट करेंगे 2030 विंटर ओलंपिक्स। और व्हाट एल्स, ये तीसरी बार इसको होस्ट करेंगे, तीसरी नहीं, हम 4th टाइम होस्ट करेगा फ्रांस विंटर ओलंपिक्स को। सबसे पहले 1924 में, फिर 68 में और फिर 92 में इन्होंने होस्ट किया था, अब 2030 में होस्ट करेंगे। और अभी जो अगले विंटर ओलंपिक होने हैं 2026 वाले, वो कौन होस्ट करने वाला है? इटली करने वाला है, ठीक है, इटली के अंदर ये होने वाले हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज नेक्स्ट चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड? कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसके सीएमडी किसको अपॉइंट किया गया है? कौन है ये व्यक्ति? सतीश झा जी हैं, ये सतीश झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2025? क्वाड कंट्री कौन सी हैं? क्वाड के अंदर कौन आता है? यूएस आ जाता है, इंडिया आ जाता है, जापान आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये आपके क्वाड कंट्रीज बनते हैं। और इनकी अगली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो होगी, 2024 की तो हो चुकी, 2025 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी उसको कौन होस्ट करेगा? एंड द आंसर वुड बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको होस्ट करेगा। अब इसी के साथ साथ देखिएगा, इंडिया भी होस्ट करेगा, लेकिन इंडिया इस बार का क्वाड लीडर्स समिट होस्ट करेगा, जिसमें सारे क्वाड कंट्रीज के नेता, प्रमुख नेता आएंगे। सो क्वाड समिट, लीडर्स समिट इंडिया होस्ट करेगा 2024 का। अभी एस जयशंकर जी अटेंड करके आए हैं क्वाड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग टोक्यो जापान के अंदर, और वहां ये अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया होस्ट करेगा 2024 लीडर्स समिट। यूएस होस्ट करेगा 2025 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स या फॉरेन मिनिस्टर्स एक ही बात है, मीटिंग, ठीक है। देन इंडिया 6th क्वाड समिट मीटिंग, अभी जो 2024 में होस्ट करेंगे ना हम, वो 6th एडिशन होगा। सबसे पहली जो क्वाड लीडर्स की मीटिंग हुई थी वो यूएस ने होस्ट की थी, ओके। और जो 5th हुई थी, अभी हम 6th होस्ट करेंगे ना 2024 में, सो जो 5th हुई थी, 5th वैसे तो होनी थी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये डेली सीए के अंदर एक पॉइंट मिस हो गया था कि जो क्वाड की सबसे पहली मीटिंग होनी थी लीडर्स की, वो वैसे तो सबसे पहले नहीं, सॉरी, 5th एडिशन जो होना था क्वाड लीडर्स मीटिंग का, वो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में होना था, पर वो कैंसिल होके कहाँ हुआ? जापान के अंदर हुआ। सो जापान के हिरोशिमा के अंदर 2023 में क्वाड लीडर्स समिट होस्ट किया गया, 5th एडिशन। अब 6th एडिशन भारत करेगा दिल्ली के अंदर, समझ में आ गया। फॉरेन मिनिस्टर्स की हम बात करें तो 2024 का टोक्यो जापान में हो गया, 2025 का यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट करेगा। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ेंगे। In the landslide atlas of India, which district was ranked first? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिलीज किया, और उसके अंदर टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है लैंडस्लाइड होने का, भूस्खलन होने का? आंसर क्या होगा? रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है। सो रुद्रप्रयाग में उत्तरांचल रैंक्ड फर्स्ट ऑन इसरो लैंड एटलस, और 2023 के अंदर ये इसरो ने
नेशनल लेवल डेटाबेस रिलीज किया था कि भाई कहाँ कहाँ पे भूस्खलन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और उसमें 147 डिस्ट्रिक्ट जो हैं भारत के उनको रैंकिंग दी गई थी बेस्ड ऑन 1998 से 2022 तक के डेटा को लेते हुए, किस तरह का वहाँ का जियोग्राफिकल पैटर्न है। और उसके अंदर जो टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट है ना, उनमें से 13 डिस्ट्रिक्ट अकेले केरला के हैं। सो केरला में अभी वायनाड का जो पूरा सिलसिला हुआ, लैंडस्लाइड का बहुत लोग मारे गए, तो उसी को बताते हुए कि वायनाड भी अगर आप देखोगे ना तो 13th रैंक पे था। कौन से रैंक पे? 13th रैंक पे, यानी कि यहाँ भी लैंडस्लाइड होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था, लेकिन इस वार्निंग को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। उसके अलावा थ्रिसूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोड़िकोड, ये सब भी टॉप रैंक्स के अंदर आते हैं। और ओवरऑल अगर आप फर्स्ट रैंक की बात करो, रुद्रप्रयाग आता है। India's first sunken museum is located at which UNESCO World Heritage Site in India, in Delhi. So दिल्ली के अंदर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वहां पे भारत का पहला संकन म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे, आंसर होगा हुमायूंस टूम कॉम्प्लेक्स पे। सो हुमायूं के टूम कॉम्प्लेक्स यानी हुमायूं का जो मकबरा है, वहां पे भारत का पहला संकन म्यूजियम इनॉग्रेट किया किसने? हमारे कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। और यहाँ पे हुमायूं के जीवन काल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो डिस्प्ले में डाली जाएंगी। और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर इन्होंने म्यूजियम बनाया है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मैनेज करेगा। इसकी जो डिजाइन है वो अंडरग्राउंड बाउली यानी स्टेपवेल जैसी डिजाइन से बनाया गया है इसको। एंड यहाँ पे आपको बहुत तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे अकबर के समय के सिल्वर कॉइन्स जिसपे राम और अल्लाह लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे रूलर्स के कॉइन्स, बहादुर शाह जफर की थ्रोन एटसेट्रा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज मनी डिस्मॉर्फिया? मनी डिस्मॉर्फिया क्या होता है? मनी डिस्मॉर्फिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान के पास पैसा हो, कितना भी हो, लेकिन फिर भी उसे कम लगता है मैं दूसरों से बड़ा गरीब हूं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे उसको इतनी चकाचौंध दिखती है। तो ये जो एक टेंडेंसी है, एक डिस्टॉर्टेड व्यू है। ऐसा सच नहीं है कि आप गरीब हो, लेकिन आपको लगता है कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वर्स है, जितनी है उससे ज्यादा मुझे वर्स लगती है। मैं इतना गरीब नहीं हूं, पर मुझे गरीब लग रहा है खुद को देख करके। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग मुझे अमीर दिख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाया जा रहा है। इस कंडीशन को मनी डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। बी विल बी द राइट आंसर। बस ये मैंने समझा दिया। और ये जो जेन जी है ना, जिसे हम बोलते हैं जेन जी, 97 से 2012 के बीच में जो बॉर्न है, वो सबसे ज्यादा इससे इन्फ्लुएंस में आते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वही लोग एक्टिव देखे जाते हैं। हालांकि ये अमीर गरीब सब इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन जेन जी सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली देखा गया है। Who was promoted to the first place at Belgian Grand Prix after disqualification of George Russell? बेल्जियन ग्रैंड प्री, फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है ना, स्पीड कार रेसिंग जो होती है। सो बेल्जियन ग्रैंड प्री के अंदर वैसे तो विजेता बने थे जॉर्ज रसल, लेकिन बाद में देखा गया कि इन्होंने हल्की कार का इस्तेमाल किया था, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब इनकी जगह किसको विनर घोषित किया गया? आंसर क्या होगा? लुइस हैमिल्टन। सी विल बी द राइट आंसर। लुइस हैमिल्टन विनर घोषित किए गए, जॉर्ज रसल को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। देन विच कंट्री विल कोलैबोरेट विथ इंडिया ऑन युग युगीन भारत म्यूजियम प्रोजेक्ट? युग युगीन भारत म्यूजियम प्रोजेक्ट है, जो कि अभी उसके लिए मीटिंग्स चल रही हैं कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को बनाएं, क्या करें। दिल्ली के अंदर ही आएगा, और जब ये म्यूजियम बन जाएगा तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा ये, राइट। और इसके लिए भारत ने एक देश के साथ में टाई अप किया है, उनसे हम थोड़ा गाइडेंस और सलाह कोलैबोरेशन लेंगे। वो देश कौन सा है? आंसर है फ्रांस। फ्रांस जिनके पास लूव्र म्यूजियम है, तो हम उनसे पार्टनरिंग करेंगे। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं, उन्होंने अभी स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव इनॉग्रेट किया। स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स आएंगे, स्टेट्स के म्यूजियम वाले लोग भी आएंगे और भी स्टेक होल्डर्स आएंगे, और डिस्कस करेंगे कि हम युग युगीन भारत म्यूजियम को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और ये 1 से 3 अगस्त तक भारत मंडपम के अंदर ये स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव चला। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि भाई ये जो युग युगीन भारत है, दुनिया का लार्जेस्ट म्यूजियम बनेगा और फ्रांस के कोलैबोरेशन से बनेगा। ठीक है, चलिए। व्हाट सर्टिफिकेशन डिड हिंदुस्तान जिंक इंट्रोड्यूस फॉर इट्स जिंक प्रोडक्ट टू इंडिकेट लो कार्बन फुटप्रिंट? एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उसने एक वेरिएंट निकाला है जिंक का, और उसको नाम दिया है कुछ, ठीक है। और वो जो वेरिएंट है वो लो कार्बन फुटप्रिंट वाला वेरिएंट है, यानी कोई भी जिंक जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होंगी, इतना लो कार्बन फुटप्रिंट वो करेगा, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो जिंक किस तरह का है। क्या सर्टिफिकेट है वो? इकोजेन। इकोजेन एक जिंक है जो कि किसने बनाया है? हिंदुस्तान जिंक ने। और इसकी खास बात क्या है कि ये जो इकोजेन है, इसमें 1 टन इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन
पर टन ऑफ जिंक जितना ही फुटप्रिंट रिलीज होता है, यानी कि 75% लोअर ग्लोबल एवरेज से कार्बन फुटप्रिंट ये वाला जिंक प्रोड्यूस करता है, इकोजेन। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर टू स्विम सोलो अक्रॉस इंग्लिश चैनल, यानी कि इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक कौन बनी है? एंड आंसर क्या हो जाएगा? GR राय। GR, ठीक है। सो GR राय हैं, 16 ईयर ओल्ड है, यंगेस्ट है ना, तो देखिए कितना उम्र है इनकी, 16 साल की है, मुंबई से है ये, और इन्होंने 34 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच था, फास्टेस्ट यानी 17 घंटे 25 मिनट में पार किया है अकेले, और इनको ऑटिज्म की कंडीशन भी है, इसीलिए पैरा स्विमर कैटेगरी में आई है, ठीक है। इससे पहले 2022 में इन्होंने फास्टेस्ट और यंगेस्ट फीमेल टू स्विम सोलो इन पार्क स्ट्रेट का भी रिकॉर्ड बनाया था, और इनको 2022 में ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एंटिटी लॉन्च्ड सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0? सुविधा सॉफ्टवेयर 1.0 किसने लॉन्च किया? बताइएगा, किसने लॉन्च किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। और ये क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड्स की अलग अलग जगह जो ट्रेनिंग होती है उसको यूनानिमस करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए, कि सेम ट्रेनिंग मॉड्यूल रहे, सेम तरीके से सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनर के बेसिस पे अलग अलग क्वालिटी नहीं निकल के आए, ठीक है। उसके लिए आईसीजी ने सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स के साथ में उनको ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को एनहांस करने के लिए लॉन्च किया है। और इसको कब लॉन्च किया गया? एनुअल ऑपरेशनल सी ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी विशाखापट्टनम में, वहां पे, ताकि जितने भी हमारे जो आईसीजी के लोग हैं वो सेम तरीके से ट्रेनिंग ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज सेड टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एसीसी के अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जय शाह हैं, पर वो इनकम्बेंट बोलेंगे हम उनको, क्योंकि अभी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। इस पोजीशन पे 2 इयर्स के लिए ही कोई व्यक्ति बैठ सकता है। जय शाह का टाइम पूरा हो चुका था, फिर भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। अब उनकी जगह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले प्रेसिडेंट कौन बनने जा रहे हैं? अनाउंसमेंट आ चुका है, मोहसिन नकवी जी। मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो इस पोजीशन पे आएंगे। तो जय शाह 1 ईयर एक्सटेंशन पे थे, इनकम्बेंट तो हम नहीं कहेंगे, इनकम्बेंट तो गलत हो जाएगा, 1 ईयर एक्सटेंशन पे थे, लेकिन अब उनकी जगह पे मोहसिन खान है, मोहसिन नकवी हैं, जो कि ये पोजीशन होल्ड करेंगे, ठीक है। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड वर्चुअल असिस्टेंट सेवा फॉर इन्वेस्टर्स? एक ऑर्गेनाइजेशन है, अरे 2 ही ऑप्शन कैसे आए, बाकी 2 कहाँ गए? NSE ले लो, RBI ले लो, कुछ तो ले लो चलो अब बताओ। सो वर्चुअल असिस्टेंट सेवा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? आंसर होगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट, अरे वाह, सही ऑप्शन दे दिए मैंने, यही लिखे हुए थे। सो SBI ने लॉन्च किया है सेवा AI चैटबॉट। इस तरह से एक AI चैटबॉट मिलेगा जब आप सेबी के पोर्टल पे जाएंगे, ये आपको बेसिक सारी जानकारी दे देंगी कि इन्वेस्टर्स को, कि जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई या जो भी आपकी ग्रीवेंस है वो ये रिड्रेस कर देंगी। तो सेवा नाम से ये चैटबॉट SEBI ने रिलीज किया है। Who is the author of the book India @100 Envisioning Tomorrow's Economic Powerhouse? India @100 और फिर सबटाइटल है एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। ये किताब किसने लिखी है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा प्रोफेसर KV सुब्रमण्यन। कब इंडिया ऐसा पावर हाउस बनेगा, कब, KV से आप याद रख सकते हो। सो ये किताब है, पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया है, और इस किताब के अंदर सुब्रमण्यन जी जो हैं उन्होंने बोला है कि हम $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं 2047 तक, 47 तक, प्रोवाइडेड हम हर साल 8% का एनुअल ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाए। ओके, सो हाउ इंडिया कैन बिकम अ $55 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, उसका रोड मैप इस किताब के अंदर KV सुब्रमण्यन जी ने डिस्कस किया है। Next, which institution has been granted the distinguished special consultative status by UN ECOSOC? कल ही आपने इसको पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है UN ECOSOC, उसने एक इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी को स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का डिस्टिंग्विश दर्जा दिया है। और वो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी कौन सी है? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, है ना। इसके लिए यूनाइटेड नेशन कंट्री वाइज काम करता है, वहां पे वॉलंटियर्स इकट्ठे करता है। तो उन वॉलंटियर्स के तौर पे
KIIT ने बोला है कि हम भी काम करेंगे। इन्होंने एक MOU साइन किया है UN वॉलंटियर्स के साथ में, और पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है साउथ एशिया की जिन्होंने इस तरह का कोई MOU किया है, और इसलिए ये दर्जा यूनाइटेड नेशन इकोसॉक ने इनको दिया है। ठीक है, चलिए। Who has officially assumed the role of 22nd Director General of Assam Rifles? असम राइफल जो कि एक CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है या पैरामिलिट्री फोर्स है, सो इनके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। आपको बताना है वो कौन है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेरा जी बने हैं, और असम राइफल सबसे पुरानी ओल्डेस्ट CAPF है। ठीक है, कौन से साल के अंदर इसका गठन हुआ था, जल्दी से चलो कमेंट सेक्शन में लिख दो। आज मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछे आपसे कुछ भी, जल्दी से बताइए। राइट, और एक और चीज बता दीजिए, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। राइट, सो विकास लाखेरा जी हैज रिप्लेस्ड whom एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। यू विल बी राइटिंग दिस डाउन। और इसको सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओह, कब बनी थी तो छोड़ दीजिए, 1835 मैंने लिखा है, आप सिर्फ ये बता दीजिएगा विकास लाखेरा जी ने रिप्लेस किसको किया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। Then next question coming your way, which bank is a partner in joint venture with TCS, Tata Consultancy Services, to form E-Edge Technologies? E-Edge टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जो कोऑपरेटिव और रीजनल रूरल बैंक होते हैं कुछ, वो रिटेल UPI पेमेंट या ये सब अलाउ करते हैं। तो इसी ई टेक्नोलॉजी के अंदर अभी रैंसमवेयर, एक तरह से वायरस अटैक हो गया था, जिसकी वजह से NPCI जो है उन्होंने काम को थोड़ा रोक दिया था। अब वापस से काम चालू कर लिया है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, E-Edge टेक्नोलॉजी एक जॉइंट वेंचर है, एक तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, और साथ में कौन सा बैंक इन्वॉल्व है? आंसर होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिएगा न्यूज क्या है, NPCI ने कनेक्टिविटी वापस से रीस्टैब्लिश कर ली है, किसके साथ? E-Edge टेक्नोलॉजीज के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो E-Edge टेक्नोलॉजी या E-Edge सिस्टम्स हैं, इनके अंदर रैंसमवेयर अटैक हो गया था। ओके, और इसके चलते जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनका काम रोक दिया गया था ताकि उनके अंदर वायरस स्प्रेड ना हो। फिर सारी चेकिंग की गई, E-Edge टेक्नोलॉजी को अब रैंसम फ्री देखा गया, और NPCI ने अपना काम वापस से शुरू कर दिया। NPCI क्या करता है? इसके तहत ही UPI पेमेंट हम कर पाते हैं। अगर आपको किसी शॉप से कुछ खरीदना है तो आप पेमेंट करोगे ना, वो पैसा बैंक से कटेगा। तो ये सारे प्रोसेस के बीच में ये E-Edge सिस्टम के ऑनलाइन सिस्टम्स भी आते हैं। चलिए, 39 क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री अज्यूम्स द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC फॉर 24-25 पीरियड। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की चेयरमैनशिप कौन से देश के हाथ में दी गई है 2024 और 25 के लिए? आंसर क्या होगा? इंडिया। इंडिया के हाथ में दी गई है। सो इंडिया ने अज्यूम की है ये चेयरमैनशिप एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की। पहले किसके पास थी? चाइना के पास। अब किसके पास आ गई है? इंडिया के पास आ गई है। राइट, और ये डिसीजन कब हुआ? थाईलैंड के अंदर मीटिंग चल रही थी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की, उसमें फैसला लिया गया। और राजेंद्र सिंह जी जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, वो चेयरमैन के तौर पे काम संभालेंगे। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर क्या करता है? 1986 में बना है, और अगर कोई भी मेजर डिजास्टर हो जाएगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन करने का काम करेगा अलग अलग मेंबर कंट्रीज के बीच में, जैसे चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, फिलीपींस एक्सेट्रा। हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर है। और ये है आपके लिए क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन है, विच पोजीशन हैज इंडिया बीन इलेक्टेड टू विद इन द सप्लाई चेन काउंसिल ऑफ IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की आपूर्ति श्रृंखला परिषद में भारत को किस पद के लिए चुना गया है? ये 4 पोजीशंस है, इनमें से इंडिया को कौन सी पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया है? ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज से कर लिए हैं। आई रियली होप क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। आंसर अगर आपने डेली सीए किया होगा तो कर पा रहे होगे, और नहीं पढ़ा होगा तो ये तैयार हो गया होगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आज आपको शाम को 6 बजे बैंकिंग और फाइनेंस का वीकली करंट अफेयर मिलेगा, मिस नहीं करेंगे। जय सर वो सेशन आपका लेंगे। मैं आपको अब कल मिलूंगी डेली करंट अफेयर सेशन में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।